आज एमक्यूएम कहाँ खड़ी है? एमक्यूएम पाकिस्तान है, एमक्यूएम लंदन है, एमक्यूएम हकीकी है। एमक्यूएम वही है जो एमक्यूएम पाकिस्तान हो गई, क्योंकि हमने जब 22 अगस्त के बाद लंदन को खैर बात कहा, नजरिया हमारा वही है कि हमें अपने हर बच्चे के पास इल्म और कलम पहुँचाना है। आप लोग अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ आके? पीपल्स पार्टी का मेयर मुर्तजा अब्बास साहब हैं, हर 4 महीने बाद चीफ मिनिस्टर से इनसे ग्रांट लेते हैं। 5 अरब 6 अरब हो गए ग्रांट लेके, तो ये तनख्वाहें दे रहे होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मुर्तजा वहाब भी बेचारा एमक्यूएम का ही है, जो उसको मरात नहीं दी हुई और ना पावर्स दी हुई हैं। तो जो वसीम अख्तर कहता था ना मेरे पास इख्तियारात नहीं है, वजह ये थी कि देखिए आपके पास अर्निंग नहीं है ना। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा है कि जी वसीम अख्तर जो है वो गवर्नर बनने चाहते थे, मैंने नहीं बनने दिया। जो बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं जगह जगह जाके कि मैंने बल्दियाती इलेक्शन कराए, भाई आपने बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए, आपने इस टैक्स पेयर के आवाम के पैसे को ज़ाया किया। क्या 28वीं तरमीम के बदले बिलावल प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे? नहीं, बिलावल साहब क्यों प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? ये तो एक मजाक हो जाएगा ना। लेकिन आपके ख्याल में कराची की बर्बादी में सिंध की दोनों जमातों का बराबर किरदार नहीं है? ये सच कहना चाहिए जी कि इसमें दोनों जमातें शामिल। आज भी हम वहीं खड़े हैं जहाँ पाकिस्तान बनने से पहले थे। 800 अरब रुपए दे रहे हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उनको भिखारी बनाया हुआ सिर्फ इसलिए कि वो आपको वोट करते हैं। कामरान टिशोरी ने यहाँ आईटी की 5-5 हज़ार स्टूडेंट्स को वो तालीम दे रहे थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। आगे उन्होंने एक नाअहल किस्म का गवर्नर उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया, जिसको कोई गवर्नर लगता भी नहीं है। कराची सिंध सियासत, लसानियत और बड़े पैमाने पे मेन धारे में जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स होती है, वो आज हम डिस्कस करेंगे मोहम्मद आमिर सिद्दीकी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कैसा लगता है आपको असेंबली के अंदर बैठ के जब आप सेशंस करते हैं, सुनते हैं मुख्तलिफ बात, जंग होती है, जदल होती है? असेंबली जो पार्लियामेंट का फोरम है, ऐसा मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि लॉ मेकिंग का फोरम है, लेजिस्लेशन का फोरम है, और हम लॉ मेकर हैं, लेजिस्लेटर हैं। मगर बड़ा बदकिस्मती से अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो मुझे पार्लियामेंट में आने के बाद पता चला, मैंने बड़ा पार्लियामेंट को करीब से हम फॉलो करते थे, देखते थे और जाते थे। हम पहले सिटिंग बैठते थे वेटिंग में और गैलरियों में बैठ के देखते थे कि हम सोचते थे कि कभी हम भी इस पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे और हम कानून साजी में अपने सूबे के लिए, अपने शहर के लिए आवाज़ उठाएंगे। मगर ये बदकिस्मती से पार्लियामेंट चाहे सूबा सिंध की हो, केपी की हो, पंजाब हो, कौमी असम्बली हो, ये वो पार्लियामेंट बन चुकी है कि जो कौमी असम्बली का मेंबर भी गटर का मैनहोल का कवर लगाने के लिए गटर पे खड़ा हुआ है जी, जबकि उसका काम नहीं है। डेवलपमेंट वर्क पे लगा हुआ है, डेवलपमेंट वर्क पे लगा हुआ है, ये उनका काम नहीं है, ये पार्लियामेंटेरियंस का और लेजिस्लेटर का काम नहीं है। सर 25 करोड़ रुपए खर्च करके इलेक्शन जीत के आया है वो, पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे खिलाए हुए होते हैं उसने, कितने लोग मरवाए हुए होते हैं। आके अब वो वसूली भी तो करनी है, तो डेवलपमेंट वर्क के पैसे मिलेंगे तो ढकना लगाएगा, मतलब 1000 ढकनों में से 2 ढकने लगा के तस्वीर खिंचवा लेगा। तो देखिए आप ये चीज़ सोचें ना कि आज हम मुल्क को यहाँ किस दोहराए पे लेके आ गए। उसकी मेन वजूहत यही है कि जब सेनेटर खुद खड़े होकर रोड की कारपेटिंग करवा रहा है, एमएनए खड़े होकर मैनहोल्स कवर लगवा रहे हैं, एमपीए खड़े होकर पानी की लाइंस लगवा रहे हैं, वो सेवरेज की पाइप डलवा रहे हैं, उनका काम नहीं है। उनको मुल्क की सालमियत, मुल्क की गाइडलाइंस और मुल्क किस तरह से हम 100 साल के लिए अपने आने वाली नस्लों के लिए कानून साजी करें, किस तरीके से हम टैक्स को, रेवेन्यू को जनरेट करेंगे, तालीम के लिए हमारे क्या इकदाम होने चाहिए, हेल्थ हमारी कैसी होनी चाहिए, हमारा एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, जो आज हमारा सबसे बड़ा मसला एनवायरनमेंट का बन गया है। आप सोचेंगे पार्लियामेंटेरियन उस जगह पे ना कहीं बहस करते हुए नजर आते हैं, ना कहीं। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं पार्लियामेंट में खुद इसका हिस्सा हुआ, तो हम देखते हैं कि कोई पार्लियामेंटेरियन भी इस पर आवाज़ नहीं उठा रहा है, चाहे सेनेट हो, चाहे कौमी असम्बली हो। क्या है, हम अपने सूबे को और अपने मुल्क को किस तरीके से हम उन मुल्कों में शुमार कर लेके जाएं कि जहाँ पे टैक्स रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, तालीम के लिए क्या करना होता है, पॉपुलेशन कैसे रोकनी है, जो मुल्क के बड़े फैसले हैं उसके अंदर कोई पार्लियामेंटेरियंस हिस्सा नहीं डाल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस पे है कि मेरे हल्के की स्कीम्स आ जाएं, कि मेरे हल्के की रोड ठीक हो जाए। आज भी पाकिस्तान बनने के बाद आज भी हम वहीं खड़े हैं जहाँ पाकिस्तान बनने से पहले थे। आप दबे लफ्जों में करप्शन का बता रहे हैं कि यानी फंड मिल जाए तो उसमें से हम फंड कैसे खाएं, और बेसिकली तो अब यही रह गया। मैं एमक्यूएम की बात नहीं कर रहा, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ, सबकी अक्रॉस द बोर्ड। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। उसमें मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आज एमक्यूएम कहाँ खड़ी है? एमक्यूएम पाकिस्तान है, एमक्यूएम लंदन है, एमक्यूएम हकीकी है, लीडर कौन है?
आगे कौन लीड करेगा? आपकी सफ़ों में आमिर खान है जो हकीकी के हैं, वो इधर उधर नज़र आते हैं। मुस्तफ़ा कमाल हैं आपके लीडर, डॉक्टर फारूक सत्तार हैं आपके, या डॉक्टर खालिद मकबूल हैं, या वसीम अख्तर हैं। और बड़े आपके तो बड़े सरेआम मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा है कि जी वसीम अख्तर जो है वो गवर्नर बनने चाहते थे, मैंने नहीं बनने दिया। उनके अख्तलाफात तो पहले थे, अब थोड़े जाहिर है अब एक फ्लैग के अंदर आ गए हैं या लाए गए हैं, वॉटेवर, वो आप मुझे बेहतर तौर पे क्लैरिटी दीजिएगा उसकी। तो अब एमक्यूएम पहले खड़ी कहाँ है और उससे आगे वहाँ कैसे लेकर जाएंगे? लाए अमल क्या है आगे का? देखिए, आपके ने जो सारे सवाल किए उसका एक ही जवाब मैं आपको और डिटेल में भी देता हूँ। देखिए, एमक्यूएम एक ही है और वो एमक्यूएम पाकिस्तान है जी। मैं इस तरह से कहूँगा, देखिए वजूहत ये कि जब आपके 4 बेटे हों जी और चारों कॉम्पिटेंट हों तो हर बेटा चाहता है कि मैं आगे आ जाऊँ। हर बेटे की ख्वाहिश होती है कि मैं, अगर आपका कोई बड़ा बिजनेस है या कोई भी आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी, दागदार है उनके दामन अगर, तो उसको कैसे लेकर आएंगे? और उसके बाद भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो वो करता धरता एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और बड़ी से है उनकी। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए जो आपके कारकुन हैं, आपके ओहदेदार हैं और जो आपके एमपीएस एमएनएस हैं माशाल्लाह, तो वो सारे डिस्टर्ब नहीं होते होंगे कि यार हमारी रिप्रेजेंटेशन वो लोग कर रहे हैं आके जो कभी हमें गोलियां मारा करते थे, हमें कभी अगवा किया करते थे, लाइक दैट। देखिए, आपकी जो सवाल था मैं उसमें बात की करना चाह रहा। देखिए, जब पीएसपी बनी जी, तो जब पीएसपी खत्म हुई तो पीएसपी के लोग भी एमक्यूएम पाकिस्तान के टिकट के ऊपर आज इलेक्ट होके आए जी। अब जिस तरह वसीम अख्तर भाई की बात की, चाहे आमिर खान हो, अब चाहे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई, ये सब वो लोग हैं कि जिनके ऊपर कोई भी पाकिस्तान में करप्शन का इल्जाम या कोई भी नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं लगा सकता। अब जब हम इख्तलाफात तो होते हैं, हर पार्टी के अंदर होते हैं, वो तो कॉमन है। देखिए, बात सगे भाइयों में होते हैं कि आमिर खान हकीकी एमक्यूएम से हकीकी में गए जी, फिर हकीकी से वापस एमक्यूएम में आ गए, माफी मांग के आ गए। अब देखें, एमक्यूएम के अंदर ये चीज तो हर चीज इस पे पूरे पाकिस्तान की कौम मुत्तफिक है कि एमक्यूएम के जितने भी बड़े लीडर्स हैं किसी पे करप्शन का कोई ना इल्जाम है। आपके ख्याल में हकीकी खत्म हो गई है? नहीं, हकीकी मौजूद है जी, मगर देखिए आमिर खान भी एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा है जी, वसीम अख्तर भी एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा है, मुस्तफ़ा भाई भी हमारे एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा है। ये जो 28वीं तरमीम है उसका जब नाम हुआ तो एमक्यूएम लंदन के भी कुछ ओहदेदारान अपने इलाकों में नमूदार हुए, नजर आना शुरू हो गए। ये क्या है, इसके बारे में बताएं जरा। देखिए, एमक्यूएम लंदन एक माजी का हिस्सा बन चुकी है जी, और कभी भी अब दोबारा उसका बाप बंद हो चुका है जी, क्योंकि एमक्यूएम लंदन की वजह से ही जो उनकी आइडियोलॉजी थी, जो उनकी सोच थी, उसकी वजह से तो शहर ने जो आज भुगता है कि मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को नौकरी नहीं मिल रही जी, आज उनको यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, आज मेरे शहर की तालीम की क्या इतनी नकलें कराई गई, नकलें करा के एक पूरी खेप जो है जाहिलों की, इनकम्पिटेंट, और मैं तो कहूँगा पढ़े लिखे अनपढ़ क्रिएट किए, जिनको जॉब नहीं मिली और जो इधर उधर धक्के खाते फिर रहे, एक कल्चर डेवलप किया। और ये अर्बन में किया, रूरल में पीपल्स पार्टी ने सेम किया और आज भी कर रही है। देखिए, जो लोग तो ये आपके असेंबली में बैठ के ये वाले डिस्कशन नहीं होता कि भाई हम अपनी कौम के लिए अगर हम इतने मुखलिस हैं तो उनको हम तालीम की तरफ ज्यादा राग़िब करें, अपनी यूनिवर्सिटियां खोलें। मैंने आपसे ये बात अभी शुरू में कही ना कि हम खड़े होकर रोड के ढक्कन के लिए, वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली, तो हम क्यों तालीम की तरफ नहीं आ रहे? आज महाजिर कौम का क्या इशू बन गया? आप बताएं, उर्दू बोलने वालों को यूनिवर्सिटियों में एडमिशन नहीं मिल रहा, बिल्कुल उनके लिए तालीम, आज जो मेरे शहर के स्कूलों की और कॉलेज की हालत है वो आज से 30 साल पहले ऐसी थी? क्यों पुराने लोगों ने, लंदन वालों ने इसको, कौम को इस तरफ धकेला, जिसकी वजह से आज बच्चे तालीम से जा चुके हैं। आज आपके ये वो बच्चे हैं कि जो 10 साल और 12 साल के थे, तो जब उनको तालीम से वो पीछे हटे, तो आज जब वो 30 और 35 साल की एज में आ चुके, तो आज उनके पास ना मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, ना उन्होंने इंटर किया है, तो ना वो नौकरी हासिल कर सकते हैं। आज वो बेरोजगार भी घूम रहे हैं। कोटा सिस्टम हटवा सकती थी, चीफ मिनिस्टर बनवा सकती थी एमक्यूएम हिस्ट्री में, और वही लोग आज भी सारे हम लोग कैरी कर रहे हैं। यानी नज़रियाती तौर, नज़रिया तो वही है ना कि जो महाजिर हैं जिनको डिप्राइव किया गया शहरी होने के नाते, और इसीलिए डिप्राइव किया गया कि रूरल वाले जो है वो पढ़ नहीं सकते, उनको मराहत नहीं है उनकी, उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इनको डिप्राइव कर दिया जाए। यानी ये है, इसको कह दें कि अगर हवाई हाईजैक किया है तो जो उसके अंदर
हॉस्टेजेस हैं उनको भी मार दें आप। देखें अपना जब पुरानी आप बात करते हैं उनकी, जी तो उन लोगों के पास जो पावर्स थी, उन्होंने कितनी यूनिवर्सिटियां बनवाई इस शहर में। जी हैदराबाद में कितनी यूनिवर्सिटियां बनवाई, कितनी यूनिवर्सिटी उन्होंने मीरपुर खास में बनाई। तो उनके पास जब पावर्स थी, जब एक कौम ने उनको मैंडेट यूनिवर्सिटी किया, में नकल करवाई, बच्चों से कलम छीनी, आज उन हथियार दिए उनको, हथियार दिए। उसके बाद बताएं कि उन्होंने टेररिस्ट बनाया महाजिर कौम को। देखिए टेररिस्ट का लफ्ज तो मैं नहीं कहूंगा, मतलब नाम उसी वजह से पड़ा ना, जब गने हाथों में दी गई कलम की जगह से। कलम उनसे छीना, उसके बाद उनको एक दूसरी कॉज पे डाला। आज जो एमक्यूएम इस मौजूद है, एमक्यूएम पाकिस्तान, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, मुस्तफा भाई आज क्या बात कर रहे हैं। उन बच्चों को हम उनके ऊपर से केसेस खत्म करवा रहे हैं, कोर्टों में लड़ रहे हैं कि वो बच्चे हमारे बेगुनाह थे, जिनको आपने जेलों में बंद किया, उनके ऊपर 100 50 केसेस लगाए पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने। तो ये हमारे साथ जो हुआ, हमने आज जो हम बात कर रहे हैं कि आज हम क्यों कह रहे हैं कि आज हमें हमारा हक दो, कि हम दहशतगर्द नहीं थे, हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए, हमारे ऊपर केसेस बनाए गए। आज आप उबैद कोटी को देख लें, आज आप सईद भरम भाई को देख लें, आज महराज काजी भाई जब वापस आए सब, तो ये बाइज्जत बरी होकर कोर्टों से आ रहे हैं। तो ये बात भी इस्टेब्लिश हो गई कि हमारे खिलाफ केसेस बनवाए गए, हमें उस तरफ धकेला गया, जो हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई। उसमें देखिए पुरानी एमक्यूएम 100% कसूरवार है कि आज जो हमारे मसाइल हैं कि ना उन्होंने यूनिवर्सिटियाँ बना सकी, ना वो स्कूल कॉलेजों पे काम कर सके। आज शहर से जो तालीम का सफाया हुआ है, आज देखिए यही एमक्यूएम पाकिस्तान आज कराची शहर के अंदर 12 यूनिवर्सिटियाँ लेके आ रही है, जिसके अंदर दानिश स्कूल ले लें, फैशन डिजाइन इंस्टीट्यूट ले लें, एनसीए, जो एनसीए किसी ने सुना नहीं होगा कि जो पाकिस्तान बनने से पहले से लाहौर में था, जी लाहौर में आज वो नंबर 1 था, आज वो सिंध और कराची के अंदर आ चुका है। अच्छा, यानी उसकी जमीन एलोकेट हो रही है, PC1 फेडरल PSDP में वो स्कीम आ चुकी है इस साल। जबरदस्त। आप सोचेंगे 12 यूनिवर्सिटियां हमारे पास, हम खालिद भाई कराची में लेके आए, सिर्फ कराची में, और हैदराबाद के अंदर 2 यूनिवर्सिटियों का काम हो गया, जिनके ऊपर काम शुरू हो गया है जी। तो ये एमक्यूएम पाकिस्तान ही लेके आई है। एमक्यूएम लंदन ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, जो हमने उनको मैंडेट दिया था, उन्होंने इस कौम के, मैं समझता हूँ मैंडेट, वो तो मनवाने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे वो उसमें, और अपने जो उनके वर्कर्स थे उन पे से भी बहुत ज्यादा हाथ हटा लिए उन्होंने, और उनको बीच मंजार में छोड़ के वो चले गए। देखिए मैंने कहा ना कि जब वो अगर उनको कौम इतनी अजीज थी, तो लीडर तो वो होता है जो अपनी कौम के दरमियान रहे, चाहे फांसी चढ़ जाए। बिल्कुल, जुल्फ़िकार अली भुट्टो है जी, भुट्टो साहब फांसी पे चढ़े जी, मगर वो जाना चाहते तो मुल्क से जा सकते थे, उनको तो ऑफरें दी गई, ऑफर्स थी, उन्होंने सुनना गवारा नहीं किया, उन्होंने नहीं गए। मगर आज देखिए ये अपनी कौम को छोड़ के गए, और उसके बाद जो डेवलप हो गए वो कौम उनकी पूरी, और उसके बाद जो बैठ के उन्होंने शऊर आ गया, उसके बाद जो बैठ के उन्होंने इदारों के खिलाफ और जो इस कौम के खिलाफ बातें की और जो उन्होंने किया, शायद उनको कोई बच्चा भी माफ नहीं कर सके। ये वो माजी का हिस्सा बन चुके हैं, और मैं नहीं समझता कि कोई उनके अब कराची शहर के अंदर उनकी कोई गुंजाइश है। यानी अब जो पुरानी एमक्यूएम थी वो उसका जो नजरिया है वो खत्म हो चुका है, अब जो नई एमक्यूएम है उसका नया नजरिया है। वो क्या नया नजरिया है, कोई वो बताएं। देखिए एमक्यूएम वही है जी जो एमक्यूएम पाकिस्तान हो गई, क्योंकि हमने जब 22 अगस्त के बाद लंदन को खैरबाद कहा, नजरिया हमारा वही है कि हमें अपने हर बच्चे के पास इल्म और कलम पहुंचाना है। आज हम उसी पर कारबंद है, जबरदस्त, कि हमारा काम अपने बच्चों को तालीम दिलवाना। तालीम दिला के नौकरी कैसे दिलाएंगे? लेकिन जब मैं समझता हूँ कि जो बच्चा तालीम हासिल कर लेगा और जब उसको आप तालीम का खजाना दे देते, नौकरियां उसके पीछे भागेंगी। हमारा कभी भी माइंड सेट नहीं रहा कि हम गवर्नमेंट की नौकरी पे जाएंगे। गवर्नमेंट की नौकरी पूरी दुनिया के अंदर कभी भी गवर्नमेंट की नौकरी से मुल्क आगे नहीं बढ़ते। जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को आगे नहीं लाते, जब तक कॉर्पोरेट सेक्टर को आगे नहीं लाएंगे, तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सरकार की नौकरियों से मुल्क तबाही की तरफ जाते हैं, मुल्क आगे की तरफ नहीं बढ़ते। बिल्कुल आपका मुल्क आगे जब बढ़ेगा जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर को आगे लेके जाएंगे, बिजनेस और कौमें भी ये समझना चाहिए, हमारे जो अंदरूनी सिंध के भाई हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट की जॉब से कुछ हासिल नहीं होना, उससे सिर्फ कॉर्पोरेट में आना चाहिए, उससे सुबह मुल्क तबाही की तरफ जाता है। आज आपके मुल्क के पास जी, पाकिस्तान के पास और सूबा सिंध के पास आपके पास तनख्वाह और पेंशन देने के अलावा बजट नहीं है। आज सिंध गवर्नमेंट ने अपना पूरा डेवलपमेंट का बजट 50% कट ऑफ किया। नॉन डेवलपमेंट उसने खत्म करी सिंध गवर्नमेंट ने जी। 2029 और 30 में सिंध गवर्नमेंट के को 4,000 अरब रुपए चाहिए रिटायरमेंट, पेंशन और तनख्वाह देने के लिए। आप सोचो सिंध गवर्नमेंट को फेडरल ट्रेंच से, NFC से
इस साल 2035 अरब रुपए मिल रहे हैं। जी हाँ। और उसके बाद वो दूसरा SRB से कलेक्शन करते हैं। तो सिंध गवर्नमेंट ये कहाँ से पैसे लेके आएगी? तो कल यही मेरे सिंधी भाई यही सिंध गवर्नमेंट के दफ्तर चला रहे होंगे जब अच्छा, इनको तनख्वाह नहीं मिल रही होंगी। मुझे ये बताएं, 2035 अरब रुपए का आपने जिक्र किया है, इसमें से सिंध की बजट एलोकेशन कितनी है? देखिए सिंध की जो बजट डेवलपमेंट वर्क की सिंध गवर्नमेंट ने इस साल डेवलपमेंट वर्क में रखे 400 अरब सिंध गवर्नमेंट ने। कराची के लिए? नहीं, पूरे सिंध के लिए। नहीं, मैं कराची की बात कर रहा हूं। कराची में सिंध गवर्नमेंट ने शायद 50 से 55 अरब रुपए रखे हैं। 60 अरब रुपए। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है इनके 10 साल से चल रहे हैं। जी। रेड लाइन, येलो लाइन, जी, जितने प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी, ये तो अगले 20 साल और चलेंगे। 20 साल और चलेंगे। अच्छा, इसी पे ये 2-2, 3-3 अरब रुपए रख देते हैं हाँ। हमें खुश करने के लिए, और सारे पहले ही खा लेते हैं। अच्छा, करप्शन हो जाती है उसकी मेन वजह ये है कि अगर शहर में पैसा रखा जाएगा तो नजर आएगा कहाँ लगाए। जी। तो 30% तो लगेगा, 70% तो रिश्वत है, जी, जिसमें MNA 70% बिल्कुल MNA साइफन आउट कर देते हैं। सेनेटर्स और वजीरों के हिस्से होते हैं, तो वो तो आपके 70% और टैक्सेस में और कमीशन में चले जाता है। अब सिंध के अंदर जहाँ वो खर्चा दिखाते हैं वहाँ कोई जाके देख नहीं तो सकता। सर ये इस्टेब्लिशमेंट को भी पता होगा, तो इस्टेब्लिशमेंट इनकी खैर खबर नहीं लेती अच्छी तरीके से कि भाई। यही चीज तो हम पार्लियामेंट में आके कहते हैं हाँ कि खुदारा अब तो खड़े हो जाएं। जी। जैसे हमारे MP ने कहा कि अगर सैलाब आता है तो फौज को बुला लेते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा अगर है। कोई सिक्योरिटी रिस्क होता है तो रेंजर्स ऑपरेशन कर रही होती है। जी हाँ। भाई फौज के हवाले कर दो। वो अली खुर्शीदी साहब इनकी बड़ी चित्रौल करते हैं और फैक्ट्स पे मबनी होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। I mean, हमारा इंटरेस्ट दोबारा से MQM के अंदर शुरू हुआ देखना कि भाई MQM क्या है, तो वो बड़ी अच्छी तैयारी करके आते हैं। हालांकि अली खुर्शीदी को पहले कोई भी नहीं जानता था, ना उनकी इतनी एज है, ना वो उनकी इतनी ज़्यादा, जैसे डॉक्टर खालिद मकबूल वगैरह इनकी एज है, तो यंगस्टर है, बहुत अच्छा बोलते हैं और फैक्ट्स लेकर आते हैं। इन्होंने बहुत मज़े की बातें की हैं कि सारी, जैसे आपकी पीपल्स पार्टी है उसमें से अगर इलेक्टेबल्स निकाल दें, उनका मैं जिक्र आगे आके करूंगा, थोड़ा हम आगे थोड़ा सा खिसके हम लोग, तो वो इन सारी चीज़ों पे से पर्दे हटाते हैं और कहते हैं रहने दें, मैं ज़्यादा नहीं खुलना चाहता। मतलब वो यही चाहते हैं कि हमने सिंध पीपल्स पार्टी के साथ मिल के सिंध को चलाना है। लेकिन मेरा सवाल आपसे टेक्निकल ये है कि उसमें से अगर इलेक्टेबल्स को निकाल दें तो पीपल्स पार्टी का तो वजूद ही ख़त्म हो जाएगा और इलेक्टेबल्स कल आपके साथ आके मिल जाते हैं तो वो एक यहाँ कौमी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। आप लोग अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ आके देखिए कानून साजी में क्या करेंगे? 28वीं अमेंडमेंट को सपोर्ट करेंगे या उसके अगेंस्ट जाएंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो नहीं चाहती। देखिए दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आज तक पाकिस्तान बनने के बाद आज तक हमने करा क्या है और हमने क्या नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात किया। जो हमने क्या नहीं किया वो सोचना चाहिए कि हमने क्या नहीं किया और क्यों नहीं किया। जो किया वो तो खैर बेकार ही किया। आपने खुद बात की अभी एस्टेब्लिशमेंट की। देखिए अब ये चीज़ तो एक बिल्कुल आप हर चीज़ आप क्रॉस कर चुके हैं जी। अब आप प्राइवेट बैंकों से डेली लोन लेते हैं तनख्वाह देने के लिए, कमर्शियल बैंकों से। उसके बाद आपके पास लोन कितने चढ़ चुके, अब उनको फैसला करना है क्या है मुल्क किस सिमत में जाना है। अब आप देखिए ये बात इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी MQ महाजिर जो है कौम परस्ती पे बने, तो कौन सी ऐसी जमात है जो कौम परस्ती पे नहीं बनी? हाँ वो तो खैर है, हर जमात कौम परस्ती पे थी। अब जो आप बात करें, देखिए मैं हमारा बुनियादी सवाल ये PTI तो कौम परस्ती पे, PTI कौम परस्ती पे नहीं है, उसमें तो चारों सूबों के लोग हैं। नहीं वैसे तो पीपल्स पार्टी में भी चारों सूबों के हैं, नून में भी चारों सूबों के हैं। वो मिकदार नहीं है। नहीं, अगर आप मुझे सही तरह से जवाब दें PTI और आप अभी भी इलेक्शंस में भी देखें, हम भी वोट डालने जाते हैं। अगर ये फॉर्म 47 का नहीं आता तो इस वक्त सिचुएशन डिफरेंट होती। ये फैक्ट सब मानते, पीपल्स पार्टी वाले मेरे दोस्त हैं, MNAs MPs वो भी कहते हैं, नून लीग वाले भी कहते हैं, MK वाले दोस्त भी पसे पर्दा यही वाली बात एक्सेप्ट करते हैं। नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं करूंगा, जो पीपल्स पार्टी ने इलेक्टेबल्स को शामिल किया था, इसी तरह से पुराने प्राइम मिनिस्टर ने भी इलेक्टेड लोगों को टिकट दिया था। जो इलेक्टेबल्स हैं उन्होंने किसी के अपने कार्टून को टिकट नहीं दिए थे। आप उठा लें उनकी असेंबली के कौन MNAs थे, कौन MPs थे, तो उन्होंने मेजोरिटी जो इलेक्टेबल्स की लाए थे, उन्होंने कुछ चीज़ें कही। देखिए मुस्तफ़ा कमाल भाई का जो मुतालबा है वो ये है कि आप 148 पे ऊपर अमल करा रहे हैं अगर मुल्क बचाना है जी। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा ये कि आप देखें इस मुल्क के साथ हुआ क्या। अब मैं आपके 2 मिनट लूँगा। देखिए आज हम इस नज़रिए पे कैसे पहुँचे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि जी जॉब देना अगर जुर्म है तो मैंने जुर्म किया है। तो उन्होंने अपनी सियासत को अजीज रखा,
और मुल्क को नुकसान पहुंचाया। आज स्टील मिल के साथ क्या हुआ जी, आज पीआईए के साथ ये कौन लोग थे कि जिन्होंने जहां पे 100 मुलाजिमों की जरूरत थी यूनियन ने तो बनवाई, वहाँ पे हजार एम्प्लॉयमेंट अपॉइंट मुझे पता है, मैं बताता हूँ, आज पीपल्स देखिए, पार्टी थी उसमें मैं सबसे ज्यादा। कह रहा हूँ कि इन्होंने अपनी आप वहां से अपने उनके स्टाफ को निकाल नहीं सकते, वो सारे खड़े हो जाते अच्छा, थे। सोचें कि आपने मुल्क की सालमियत खतरे में डाली जी। ये हम पूरे असेंबली की हमारी तकरीरें उठा लें। बासित एमपी ने कहा कि खुदारा आप 800 अरब रुपए दे रहे हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, उनको भिखारी बनाया हुआ सिर्फ किस लिए कि वो आपको वोट करेंगे। आप सोचें 400 अरब रुपए सिंध के हैं 700 अरब से लास्ट ईयर, इस साल 800 अरब के, 400 अरब सिंध के, उसमें 385 अरब रुपए इंटीरियर सिंध के, कराची हैदराबाद के 15 अरब रुपए खाली। तो आप सोचें 400 अरब रुपए हर साल आप उनको राशन दिलाने के लिए लाइन में लगाते हैं। काश उस 400 अरब से हर साल अगर एक एक फैक्ट्री भी एक एक जिले में शुरू करते तो हर जिले में 10-10 फैक्ट्रियां होती और एम्प्लॉयमेंट मिलती है। हम ये मुतालबा करते हैं कि भाई अगर आपने यही करना है तो बांग्लादेश मॉडल भी यही था, उन्होंने अपनी खवातीन को पैसे दिए, वो आज 20 से 22 अरब डॉलर अपने मुल्क की इकोनॉमी का हिस्सा बन चुके हैं। सर अगर वो ये कर ले तो वे करप्शन कैसे करेंगे, उसमें से पैसा कैसे निकलेगा? उनकी तो बीवियों के नाम है अंदर दिए हुए उसके अंदर, और एक शौहर है 500 औरतों का, आपको पता है 5,000 औरतों का एक शौहर है। वो बताए वो कौन कर रहा होगा? जब पुष्पनाई के बगैर तो कोई भी नहीं कर सकता। देखिए 2 मोटिव है, एक तो मुल्क की सालमियत को खतरे में डालना, वो इसमें काफी हद तक कामयाब होते जा रहे हैं, और सियासत इन्होंने अजीज रखी। अब हर जगह इनकी सियासत आ गई है, नौकरी देते हैं और राशन के पैसे दे रहे हैं, तो वोट उन्हीं को, वो उन्होंने अपने वोट की वजह से मुल्क को दाव पे लगा दिया। क्या आपका मुल्क कहीं आपके पास कोई फैक्ट्री है जहाँ पे नोट छपते हैं? कहाँ से पैसे लाके दोगे? नोट तो ऐसे ही छाप देते, जब भी तो इन्फ्लेशन होती है, और क्या है, नोट छापेंगे आप कितने साल तक और कितने महीने तक ये पैसे दे सकते हो? अब इन्होंने वो बीज बो दिया है कि ताकि ये इसलिए बोया है कि जब अपना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बंद करेंगे, खत्म करेंगे, तो लोग खड़े होके जलाओ गिराओ करें, इनकी एक फोन पे रोड ब्लॉक्स हो जाए, पूरे हाईवे बंद कर दिए जाए। तो ये इस बात को अपना स्टेक होल्डर्स को देखना होगा कि पीपल्स पार्टी ने कितनी कारीगरी से और कितनी जहानत से कि मुल्क के स्टेक को दाव पे लगाया हुआ है। पीपल्स अमन कमेटी क्या क्या करती थी, लेकिन ऑन दी अदर हैंड एमके भी भत्ते लिया करती थी। मेरी तो फैक्ट्री थी लांडी में, मुझे तो पता है, कल वो आते थे आज वो आते हैं, ये मिल के इन्होंने अपने इलाके बांटे हुए थे और बड़ी ऑर्गेनाइज काम होता था। तो यहाँ दूध का दूल्हा तो कोई भी नहीं है। और अब मेरा ये वाला सवाल खाली इल्जामात लगाने का नहीं है, ये सबको पता है, इट्स ओपन सीक्रेट। मेरा कहने का मकसद ये, इसका मदावा करने के लिए या कौम को और लोगों को, शहरियों को इससे निकालने के लिए एमकेएम के पास क्या सॉलिड प्लान है कि यही दोबारा नहीं हो जाएगा? आप एमकेएम गवर्नमेंट में आ जाते हैं सपोज, इंशाल्लाह कहूँगा मैं, चले, आपका चीफ मिनिस्टर होता है, फिर पावर में आ जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होती है या कौम की सपोर्ट होती है, या कुछ ऐसे एनवायरनमेंट बन जाता है कि आप यहाँ आके दोबारा से बादशाह बन जाते हैं। उसके बाद क्या ये चीज़ें दोबारा से रिपीट नहीं होंगी? भत्ता कल्चर, जलाओ घिराओ, हड़तालें, फैक्ट्रियों को आग लगाना, प्रोटेक्शन मनी। आपको पता है आज भी प्रोटेक्शन मनी ली जा रही है इंडस्ट्रियलिस्ट से, नाम नहीं लूंगा मैं, मेरे पास बड़े क्लियर नेम है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत बड़े हैं, हमारे जानने वाले हैं। उनको कहा कि जी आप 3 करोड़ रुपए दे दें। उन्होंने कहा किस चीज़ का 3 करोड़ रुपए दे? कहेंगे जी ये प्रोटेक्शन मनी है। उसने, वो इतने असर रसूख वाले थे, उन्होंने कहा मैं देख लूंगा। आईजी को कॉल किया, उसने कहा डोंट वरी अबाउट इट, कोई ऐसा नहीं है। उनके भांजे या भतीजे को उठा लिया गया, उसके बाद 13 करोड़ देके खामोशी से जान छुड़ाई उन्होंने। ये मैं आपको रिसेंट पास की बात बता रहा हूँ, ये आपकी बात तो ये तो अभी भी हो रहा है। आप एमकेएम को ब्लेम नहीं कर रहा है इसके अंदर, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है ये, आप समझ रहे होंगे कौन है लोग। मैं आपकी बात को 200% इंडोर्स करता हूँ। देखिए आज वो लोग भी आज इस शहर में मौजूद हैं कि जो फोन करते हैं कि यार हमें कोई फंक्शन करना है जी, कि आप 1 करोड़ दे दें। आप किसी बिजनेसमैन को करते हैं, वो सामने ऐसा नाम होता है जी, तो वो बिजनेसमैन क्या करेगा? उसके बच्चे छोटे हैं, इस शहर में कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है। आपको मोबाइल से छीनने के लिए गोली मार दी जाती है, जैसे अभी 2 दिन पहले डॉक्टर आकाश को गोली मारी। बताएं आप, देखिए तो यानी कि आप सोचेंगे जो वो पुलिस जो आप 18वीं तरमीम का राग पीटते हैं कि हमने 18वीं तरमीम की, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, वो आपने मुल्क बर्बाद करने के लिए किया था। आपने इस मुल्क को दाव पे लगा दिया 2 जमातों ने। ये कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं है सर, वो एनएफसी तो खाने पीने के लिए बनाया गया था ना, कि यहाँ से हम लोग खाने को मिले। पाकिस्तान नहीं है, अभी चंद खानदानों का पाकिस्तान बन गया है। इसमें तो 2 चंद खानदानों का पाकिस्तान बन चुका है। आप सोचें कि आप आज भत्ता भी लिया जा रहा है, पूल मनी भी ली जा रही है, जिससे चाहते हैं वो ग्रुप
बिजनेसमैनों से, बिल्डर्स से पैसे लिए जा रहे हैं। आज सिंध के अंदर ये चीज वापस तूल पकड़ती जा रही है। आप हो रही है सर, आप मैं आपको नवाबशाह से बता आगे जाएं, आप किसी जमीनों, आप वहां पे जा नहीं सकते गाड़ियों में। सर कश्मीर की बात करें ना आप वहां से, और कश्मीर में कौन है एमएनए और एमपी है, कौन है, किसका है? खुद जो है बैठ हाँ ये गवर्नमेंट का है, और फिर वहां से बंदे उठते हैं। बिल्कुल उठ रहे हैं, हाँ बिल्कुल उठ रहे हैं। तो ये क्यों है? अब वो जो अब हमारा आपने एमक्यूएम की बात की, देखें अगर कहते हैं कि ठीक है एमक्यूएम ने बहुत गलतियां की, मैं आपकी बात से एग्री करूं। दुकानों से जाते थे 5,000, 10,000, 15,000, मैं- 25,000, जितना बड़ा स्टोर उतने बड़े देखिए मैं पैसे। आपसे बात से एग्री करता हूँ, मगर आपके हमारे पास ऑप्शन क्या है? क्या गलती करने के बाद एक दफा इंसान को माफ? नहीं वो तो अब तो आपने देखिए- खुद बता दिया, अब तो नहीं है एमक्यूएम नहीं में, तो मैं तो MQM में- वही पूछ रहा हूँ कि देखिए- नजरिया क्या है, क्या इन चीजों को रिपीट होने से रोकेंगे, उसके लिए लाएअमल क्या देखिए, है, लाएअमल- सोल्यूशन क्या है? जो आपने बताया कि वो खोलेंगे हम, आप यूनिवर्सिटीज वगैरह सारी खोलेंगे, कॉर्पोरेट में जॉब्स उनको मिलेंगी, अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, बट जब तक अगर आप गवर्नमेंट्स में जॉब नहीं लेंगे, आप जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसमें नहीं होंगे, सीएसएस नहीं कराएंगे। सिंध में तो जो भी पढ़ ले उसको सीएसएस का एग्जाम वो बाकायदा पास कराया जाता है आपके नॉलेज में। पंजाब में वो सारी इस तरह से सारे मगर मैं आपसे उनको पास कराते हैं। जब तक आप ब्यूरोक्रेसी में नहीं आएंगे, आप नहीं, मैं मजबूती आप- कैसे पकड़ेंगे? मैं- एमक्यूएम को कौन सपोर्ट करेगा? देखिए मगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको कौन रोक रहा है सीएसएस के इम्तिहान से? जी आप अपने आप को खुद रोक रहे हैं। आप उस रिंग में शामिल ही नहीं होते कि जहाँ पे इम्तिहान देना होता है, तो आप अपने आप को खुद रोक रहे हैं। आपको कौन रोक रहा है? आपको पीपल्स पार्टी रोक रही है? क्या आपको सीएसएस वाला रोकता है कि आपने महाजिर बच्चे ने एग्जाम नहीं देना? तो आप अपने आप को खुद रोक रहे हैं। ये चीज आपको सोचनी होगी। आप तो मुकाबले से पहले ही दस्तबरदार हो देखिए गए। जब आप उस मुकाबले में शामिल ही नहीं हो रहे, तो मैं कैसे उनको कसूरवार ठहराऊं? मैं देखिए मैं इस बात को तो आप लोग उस ऐसे सेंटर खोलें जहां बच्चों को सीएसएस की तैयारी कराएं, जैसे कामरान टिशोरी ने यहाँ आईटी की 5-5 हज़ार स्टूडेंट्स को वो तालीम दे रहे थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। आके उन्होंने एक नाअहल किस्म का गवर्नर उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया, जिसको वो गवर्नर लगता भी नहीं है। अच्छा मैं एक बात आपकी पहले तो बताऊं कि आपने कहा कि कौम कैसे एतबार करेगी। आज देखें सिंध असेंबली के अंदर जो मेंबरान असेंबली है, आप उनको देख लें, उनके बारे में सर्च करने पढ़ लें, डॉक्टर इंजीनियर्स हैं। तो आज एमक्यूएम पाकिस्तान वो अपने कैंडिडेट्स लेके आई है कि जो अपने इलाकों में मौजूद हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनलिस्ट हैं। तो आज देखिए हम कहते हैं आए खड़े हो जाएं, यही एमक्यूएम आपके मसाइल हल कर सकती है। इसके अलावा कोई भी जमात इस शहर का मसला हल नहीं कर सकती। एमक्यूएम वो वाइज जमात है कि जो गली और मोहल्ले की बुनियाद पर बनी थी, और आज भी आपके वो लोग हैं। आप एमक्यूएम से गलती हुई, मगर अब आपको चांस देना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। आज आपके बच्चे स्कूलों से बाहर हो चुके हैं। आज आप जो बात करते हैं कि आपके बच्चे को कौन तालीम देगा, जब आप चांस देंगे, आप साथ खड़े होंगे, तो यही आपको नौकरियों में भी लेके आएंगे, यही आपको सीएसएस की तैयारी करवाएंगे, और यही आपको हर जगह पे दोबारा लेके आएंगे, और इंशाल्लाह मेरिट पे लेके ज़ाहिर है पकड़ में आएंगे ना, यहीं के है ना। देखिए, जब कौम साथ खड़ी होगी, खड़ी होगी, हाँ बिल्कुल और है। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं। बिल्कुल देखिए, सही हम आपने अपने बात। साथ Agree, बिल्कुल। अपने साथ अपना पाकिस्तान Yes. लेके आए थे। आज अगर हम सब साथ नहीं खड़े होंगे, हमारे सारी कौमें हमारे भाई हैं, मगर हम अपने शहर और अपने सूबे की हिफाजत करना जानते हैं। और अगर हम साथ नहीं खड़े होंगे, तो यही हम पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, मगर मिट्टी हमारी यही है, यहीं पे हमें दफन होना है। तो हमें साथ खड़ा होना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप मुझे ये बताएं, एक ऐसा ही मासूमाना सवाल है, वो ये है कि आपका मेयर क्यों नहीं है? देखिए मेयर इसलिए नहीं है कि जब एमक्यूएम ने जो बाइकाट किया, वो इसलिए किया था, ये निज़ाम लेके आप करते क्या? आज जो पीपल्स पार्टी का मेयर मुर्तज़ा वाब साहब है, हर 4 महीने बाद चीफ मिनिस्टर से इनसे ग्रांट लेते हैं 5 अरब 6 अरब रुपए। जो उस ग्रांट लेके तो ये तनख्वाहें दे रहे होते हैं। तो जो वसीम अख्तर कहता था ना मेरे पास इख्तियारात नहीं है, वजह ये थी कि देखिए आपके पास अर्निंग नहीं है ना। ये तो सीएम साहब का उनका ऑफिस, यानी कि उनके साथ रिलेशनशिप भी है। मुर्तज़ा साहब उनकी पार्टी का है। वो जाते हैं सर मेरे पास तनख्वाह के पैसे नहीं है, मेरे पास मेंटेनेंस के उनके पास भी नहीं है, मेरा तो बेचारे, तो उनके पास भी वो पावर्स मैं नहीं ये है। कह रहा हूँ कि चीफ आप मेयर मुर्तज़ा साहब ने अपना बजट पेश किया है ना, आप उसकी वेबसाइट पे जाके देखें कहाँ है उसके पास पैसे, और ना उसने वो उसके पास जो अर्निंग है वो सिर्फ किस चीज़ से आ रही है? अब MUC टैक्स जो उसने ज़बरदस्ती मुसल्लत करवाया बिजली के बिल में, वो के इलेक्टिव उनको 25 करोड़ रुपए हर महीना जमा करके दे रहा है। आप बताएं कहाँ चलेगा? उसके बाद देखें उसने सारे पैडल दे दिए अपने यार दोस्तों को। मुर्तज़ा आपके पास 50 अरब 20 अरब भी उसके अकाउंट में नहीं है। जिस शहर के अंदर, जो शहर मुल्क चलाता है, मुल्क की इकोनॉमी में हिस्सा डालता है, उस मेयर के पास अगर 20 बिलियन भी नहीं हो, और यूसी चेयरमैन के पास 12 लाख रुपए,
और टाउन चेयरमैन के पास सिर्फ आप वो पैसे देते हैं ट्रेन जो कि तनख्वाह देके 10-15 लाख रुपए बच जाते हैं। ये तो हार्ड रियलिटीज बता रहे हैं ये निज़ाम लेके अगर एमक्यूएम अगर 2027 में इलेक्शन होते हैं और इसी निज़ाम में हम जाते हैं तो फिर हम इस निज़ाम के अंदर इलेक्शन लड़ना हमारा और इस निज़ाम में आना किसी मायने नहीं रखता। मुझे तो ऐसा लगता है मुर्तज़ा वहाब भी बेचारा एमक्यूएम का ही है, जो उसको मरात नहीं दी हुई और ना पावर्स दी हुई हैं। देखिए आप उन्होंने जो 4 साल गुजार दिए, देखिए सवाल ये है कि आपने पूरा निज़ाम इकट्ठा किया। जो बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं जगह जगह जाके कि मैंने बल्दियाती इलेक्शन कराए, तो भाई आपने बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराया, आपने इस टैक्स पेयर के अवाम के पैसे को जाया किया। आप सिर्फ तनख्वाह दे रहे हैं और करप्शन हो रही है, डीजल खाया जा रहा है गाड़ियों में और वो ऑफिसर्स घूम रहे हैं। टाउन हो, यूसी चेयरमैन हो और आपकी केएमसी हो, इसके अलावा आप कोई बताएं कि मुर्तुज़ाबाद कोई मेगा प्रोजेक्ट कर सकता है अपने पास से? नहीं, उसके पास कोई फंडिंग नहीं है। नहीं, फंडिंग हो भी तो कैपेबल नहीं है। कैपेबल नहीं है वो तो, ये भी तो एक सवाल है ना। ये तो बिल्कुल अलग बात है कि वो तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल है। इनकी जगह मुस्तफा कमाल होते तो कर देते। मुझे मुस्तफा कमाल से इख्तलाफ है, लेकिन इस वाली बात से इख्तलाफ नहीं कि ही इज नॉट केपेबल। नहीं, देखिए मुस्तफा कमाल भाई मैं कहता हूँ एक बहुत जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर है। वो उसको काम लेना आता है। यंग एज में, आज से 30 साल पहले की बात हो रही है। वो आज भी शायद हम चलने में थक जाए मगर वो आज भी काम ले सकता है। उनको काम लेना आता है लोगों से। मेन चीज होती है काम कैसे लेना है। अब आप देखें ना, इस लंगड़े लूले निजाम के क्या फायदा। हम जो बात कर रहे हैं 28वीं तरमीम की इंशाल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शन से पहले होगी। आप फेवर में है उसके? 100% हम फेवर में। और ये 18वीं तरमीम का जो राग पार्ट है इसको खत्म करना होगा अगर मुल्क बचाना है। और होगी, ये 100% होगी इंशाल्लाह। ये हम ये समझते हैं रियासत उसके साथ है, इसी साल होगी रियासत उसके साथ है। इसके अंदर ही आज हम ये रिकॉर्ड पे लेंगे और अगर नहीं हुई इस साल तो ये हम चलाएंगे और मैं आपको कॉल करके पूछूंगा। बिल्कुल करेंगे। मैं कहता हूँ 28वीं तरमीम इसी साल इंशाल्लाह पास होगी। और मुझे जो लगता है कराची का फायदा है, अक्टूबर से नहीं, मुल्क का फायदा, मुल्क का भी फायदा है। देखिए आप मुझे बताएं, कराची तो 70% फंड्स जनरेट करके देता है मुल्क को, तो मुल्क का फायदा तो होगा। आप ये सोचें कि आप कितना कर्जा ले चुके हैं। आप कब तक इस मुल्क को इसी तरह से हम ऑक्सीजन पे और इमरजेंसी बुनियादों पे हम सरवाइव कर सकते हैं। ये मुल्क सबसे अजीम मुल्क बनना था। ये मुल्क इस्लाम सबसे अजीम मुल्क है और बनना था। मगर कुछ खानदानों ने इसको अजीम मुल्क बनने की तरफ जाने के लिए रोका। मोरूसी सियासत है ना सर? मोरूसी सियासत, बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने सिर्फ वो सियासतदान उनके पास जिनके पास अपने घर नहीं थे, उन्होंने इस मुल्क को लूटा, जायदादें बनाई, पूरे मुल्क का कबाड़ा निकाल दिया। अब मेरे मुल्क के पास हम सब खड़े हैं, हम कहते हैं कि आगे बढ़ें और हम आपके साथ हैं कि मुल्क वतन अजीज है तो हमें, हमारी कोई हैसियत नहीं है। अगर मुल्क नहीं होगा तो हम कैसे चलेंगे? मुराद अली शाह क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते? शर्जील मेमन नहीं बन सकते? नबील गबूल नहीं बन सकते? और इसी तरीके से जो आपके हैं मुस्तफ़ा कमाल, क्या वो नहीं बन सकते? लेकिन चूंकि मौरूसी सियासत है तो ये इन लोगों को तो चांस ही नहीं लगेगा। वो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं नहीं जी हमने यूसुफ रजा गिलानी को तो बनाया है ना, तो बड़ा एहसान किया हमारे ऊपर। उनको बनाया, थोड़े दिन के लिए बनाया, तो अपने अंदर एक नई रीत पैदा करते कि वहाँ हैं तो खाली शहबाज शरीफ होंगे या नवाज शरीफ होंगे या मरियम नवाज होगी या उन्हीं में से नीचे निकल के कुछ और आ जाएगा। एमकेएम वाहिद ऐसी जमात थी और पीटीआई कि जो अवाम में से और नीचे से अपने वर्करों में से लेके अहदेदारान को लेकर आए और उसी से उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। चाहे जैसी लंगड़ी लूली रही, जो भी आगे आड़ी तिरछा उनका सिस्टम रहा, बनने नहीं दिया गया या बने या लोगों को खटके। और लोग कहते हैं नहीं जी वो इस्टेब्लिशमेंट में उन्होंने बनाया। देखें, इस्टेब्लिशमेंट तो रियासत का हिस्सा है। इस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि आपके यहाँ करप्शन हो, आपका मुल्क टूटे, आपकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हुई। उनको तो सपोर्ट करना उनका तो फ़र्ज़ है एक तरह से, अगर आप देखें इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। और वो मुल्क को और मुल्क की सिक्योरिटी को ज़रा डिफरेंट नज़र से देखते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस देखते हैं वैसे नहीं। हालांकि पॉलिटिशियंस उनके बड़े खिलाफ होते हैं हमेशा से, मुझे पता है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते थे ज़फ़र अली शाह साहब, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर भी रहे। ये वो अंदर आके वो बात किया करते थे, कहते थे नहीं ये इन लोगों ने बड़ी हुकूमत कर दी, अब हमारा टाइम है। तो लेकिन उस वक्त की डायनेमिक्स और अब की डायनेमिक्स में फ़र्क है। आप क्या समझते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर वही अवामी मकबूलियत दोबारा से रीगेन कर पाएंगे, या अगर यहाँ इलेक्शन दोबारा से होते हैं, चाहे 28वीं तरमीम हो जाए, तो पीपल्स पार्टी का जो खामोश वोटर है वो दोबारा से आके उनको दोबारा से वोट नहीं डालेगा? देखिए, तो पीपल्स पार्टी का कोई वोटर नहीं है इस शहर में जी। और मैं समझता हूँ अली खुर्शीद ने बड़ा डिटेल में बताया, उनका शीर्ष तो लेते रहे, उनका सिंध में भी कोई वोटर नहीं है। अब जो आपने इस्टेब्लिशमेंट की बात की, देखिए इस्टेब्लिशमेंट ही है।
आप जनरल अयूब खान का दौर उठा लें, ये तरबेला मंगला और डरबेला किसके टाइम में बना है? जी, अयूब खान, ट्रांसमिशन जी। लाइन पहली दफा जनरल अयूब खान के टाइम में डली है। जी। जनरल जवाहर का दौर उठा लें, जनरल मुशर्रफ का उठा लें। मुशर्रफ के जमाने में इतना अच्छा बिजनेस था कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको पता है इन सियासतदानों ने, जी, जो 2-4 खानदान है, इन लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। वो और ये इसलिए उनके खिलाफ है कि देखिए इस्टेब्लिशमेंट ने जब आर्मी का दौरे हुकूमत आप उठा लें, जनरल अयूब खान के टाइम में उठा लें, बिजली के रेट, सोने के रेट आप उठा लें, कि जो आपके मेगा प्रोजेक्ट लगे उनके बाद कौन सी कोई सिविलियन गवर्नमेंट बताएं कि किसी ने ट्रांसमिशन लाइन पे कितना काम किया, जी, वो किसने कोई बड़ा डैम बनाया हो। जी बिल्कुल तो ऐसा आप ये जो हमारा हैदराबाद का जो बाईपास है आपका, ये भी जनरल जिया की स्कीम थी। जनरल जिया की दौरे हुकूमत में बना हुकूमत था में, जी। बाईपास जो बना जामशोरा ब्रिज, अब उसके बाद बना डबल ट्रैक पे जनरल अयूब खान ने किया। प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने बिजनेस के लिए कितने रास्ते खोले। तो आप ये एस्टेब्लिशमेंट उनको बुरी लगती है कि जो उनकी करप्शन को, उनकी चीज़ों को रोकती है। आज देखें जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका बैकग्राउंड क्या था? जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, जी 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 जी, हाँ बिल्कुल। इनका क्या बैकग्राउंड है? ये इनके पास समझी है ना, ये बैकग्राउंड है, तो बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है। आपको और क्या चाहिए साहब? उनके पास कितनी जमीन थी, उनके कितने बिजनेस थे, उनके क्या था? उनके तो पूरे प्लाजा है दुबई के अंदर। अब जो 2018 की गवर्नमेंट थी, सबको उम्मीदें थी कि शायद कुछ बदलेगा, मगर उन लोगों ने भी जब इलेक्टेबल्स को लिया और जब एस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि उन इलेक्टेबल्स ने मुल्क को लूटना शुरू कर दिया है, तो वो इलेक्टेबल्स थे जिनके पास जहाज थे, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। मसला हमारा ये है कि हम जब इक़्तिदार में सीट पे नहीं होते तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब हम पावर में आ जाते हैं तो हम भूल जाते हैं फिर हमें हेलीकॉप्टर भी चाहिए, फिर मेरा जहाज भी अलग होना चाहिए, फिर मेरे पास BMW और सारी नए मॉडल्स की गाड़ियां होनी चाहिए। तो जब वो इलेक्टेबल्स आपके साथ शामिल होते हैं तो मैं अपना जहाज आपको क्यों दूंगा, फ्री में दूंगा? मैं आपसे कोई फायदा लूंगा ना। तो ये चीज़ हमें हमारा जो मेन मसला ये है कि मुझे बैरून मुल्क में प्रॉपर्टी भी चाहिए, मुझे प्रोटोकॉल भी चाहिए। पाकिस्तान में मेरे पास अपना हेलीकॉप्टर हो जो मुझे छोड़े मेरे दोस्त ने दिया हो। तो जब ये सारी चीज़ें 2018 की गवर्नमेंट में शामिल हो गई, तो जब वो आगे चली तो देखा कि वो मुल्क की तरफ तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो मुल्क के खिलाफ चीज़ें शुरू हो गई थी। आप देखेंगे कहाँ से कहाँ उन्होंने डॉलर को पहुँचा दिया। अली खुर्शीदी साहब ने कहा कि जी 2008 से लेके जब इनकी गवर्नमेंट थी और अब तक 25,000 अरब रुपए जो है वो वाइप्ड ऑफ हुए हैं, जिनका हिसाब किताब नहीं है। आपने देखे कहा भी चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकते, तो मैं ये भी सवाल आपके पास छोड़ के जाऊंगा कि इस चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर क्यों बनना चाहिए। ये भाई चीफ मिनिस्टर जो 10 साल से सिंध के चीफ मिनिस्टर सैयद पता नहीं कितनी 35 के करीब मिनिस्ट्रीज है वो उनके पास है, मुझे कलमदान है उनके पास। मुझे बताएं कि इन्होंने पूरे 10 साल में अपने कराची से कश्मीर तक, जिससे इनका सूबा आगे जा सकता है, जब आपने 18वीं तरमीम करवाई उसके बाद ये उस दौर में चीफ मिनिस्टर रहे। शायद मैं समझता हूँ आने वाले हमारी ज़िंदगी में किसी को भी ऐसा टाइम नहीं मिल सके। इन्होंने 25,000 अरब खर्च किए, इन्होंने कराची से कश्मीर तक कोई इंडस्ट्री स्टेट नहीं बनाया। आप खैरपुर इकोनॉमिक मोटरवे के पैसे भी खा लिए। खैरपुर इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल जोन है, बंद पड़ा हुआ है। गंदम ढाबे जी बंद, गंदम चूहे खा जाते हैं। अब मैं गंदम का आपको बता रहा हूँ, कोई इन्होंने इंडस्ट्री के ऊपर काम और वो जो जू बनाया वहाँ कहाँ, कौन से शहर में, जो खैरपुर में उसमें नहीं आता, उसमें कितने बिलियन का था वो। गंदम में क्या है आपको पता है? गंदम का स्कैंडल ये है कि डायरेक्ट, मैंने बात उठाई असेंबली में अभी बजट में, कि डायरेक्ट आप किसान को पैसे क्यों नहीं देते? आप क्यों किसान को बाउंड कर रहे हैं कि वो आपको गंदम बेचे? जी, उसको आप डायरेक्ट ये 100 अरब की सब्सिडी अगर दें, क्योंकि आप वडेरों ने गंदम खरीदनी है, ब्यूरोक्रेट्स ने खरीदनी है, सियासतदानों ने खरीदनी है, तो उनके अपने गोदाम होते हैं, वो उससे 2200 रुपये में ज़बरदस्ती गंदम देते हैं, गोदाम में आती है, और गोदाम के बाद एक रिपोर्ट बनती है कि उसमें के अंदर मिट्टी आ गई है, घुन आ गया है। फिर 8 महीने बाद एक रिपोर्ट स्कैंडल आता है कि जी वो गंदम आप खाने के काबिल नहीं है, तो 150 अरब की गंदम खत्म हो गए जी। तो ये इस मुल्क का अलमिया है। 150 अरब रुपए, 150 अरब हर साल रखे हर साल रखे। तो एक साल बाद आ जाता है कि पहले आता है कि उसमें घुन आ गए, अब घुन के लिए दवाई लेनी पड़ेगी, दवाई के अलग पैसे। अब घुन मारने की दवाई ली, दवाई के बाद फिर 6 महीने बाद आता है कि घुन इतने ज़्यादा हो गए कि वो पूरी गंदम को खा गए, वो फिजिबल नहीं है खाने के इस्तेमाल के लिए। तो अभी भी स्कैंडल चल रहा है, तो हर साल 100 से 150 अरब का स्कैंडल होता है। तो आप सोचें अगर वो 100 से 150 अरब आप किसानों को देते, वो अपनी बैरून मुल्क से मशीनें लाते हैं, वो अपनी फार्मिंग को बढ़ाते हैं। आप एग्रीकल्चर स्टेट हैं, आप पोर्ट पे बैठे हुए, इससे ज़्यादा बदकिस्मती सूबे की क्या होगी कि मैंने पोर्ट से फ़ायदा नहीं उठाया। मेरे सूबे ने
कि मैं, यानी कि मेरे पास उमरकोट के अंदर मिर्ची पूरे एशिया में सबसे बड़ी मंडी है उमरकोट। बिल्कुल उमरकोट। तो आज हम मिर्ची भी एक्सपोर्ट नहीं कर सके जी। हम टमाटर हमारा जमीनों में पड़ा हुआ सड़ा होता है कि हमारे पास हारी परेशान होते हैं कि वो मंडियों तक लाके बेच नहीं पाते, क्योंकि मंडियां सिंध के अंदर बंद पड़ी हुई हैं। आलू टमाटर प्याज, हमारी वो हालत होती है कि हारी जमीन पे छोड़ देते कि भाई मेरे पास किराए के पैसे नहीं है कि मैं मंडी तक लेके जाऊं, क्योंकि आपने सब्जी मंडियां तक नहीं बनाई। आपने 18 साल में किया क्या है? आपने सिर्फ ये किया है कि आपने विंड मिलें लगाई अपने दोस्तों की, धाबे जी में लगाई, पिपरी में लगाई, वो आपके दोस्तों की विंड मिलें लगी, और जगह भी वो विंड मिल सारी बंद पड़ी हुई हैं। अच्छा। आप उसके हर साल पैसे भर रहे हैं, क्योंकि आपने 18वीं तरमीम से ये फायदा और जरूर उठाया अपने दोस्तों के लिए कि आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गारंटी रखवाई और आपने 50-50 मेगावाट के लाइसेंस दिए। उसमें लिखा था कि अगर हम बिजली बनाएंगे, आप नहीं भी लोगे तो आपको बंद घर के पैसे देने। तो आप दोनों खानदानों ने अपने दोस्तों को नवाजा, अपने कारखाने लगाए बिजली के, ऐसे बंद के हम पैसे दे रहे हैं, 80 रुपए का यूनिट ले रहे हैं। आज आपने हमारी सनतों को तबाह किया, आपने अपने लोगों को नवाजा। अब ये बड़े मेगा स्कैंडल हैं, अगर जब इसके पीछे नेम जाती है तो फिर कहते हैं कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। आप जाएं पूरा ठट्टा नूरियाबाद सब जगहों पे विंड मिलें लगा दिए, किसकी हैं भाई? बंद मिलों के पैसे दे रहे हो, कौन लोग हैं? ये आपने 18वीं तरमीम से फायदा उठाया सूबे के लिए। बिल्कुल ऐसे आपने तालीम को तबाह किया, पॉपुलेशन आपने बढ़ाई। आज आपके पास HIV, आपने एक हेल्थ अपना एड्स को इंट्रोड्यूस करा दिया है सूबे में जी। तो आपने कुछ कर तो नहीं सके सूबे के लिए, बिल्कुल खड्डा खोद के आपने ये तो जो ड्रग जो इलेक्टेबल की बात है, देखिए पीपल्स पार्टी को आप सोचना पड़ेगा कि अली खुर्शीदी ने जो बात की है उसके ऊपर ये सोचें और स्टडी करें कि इनको क्या करना चाहिए। इनके पास टाइम बहुत कम है, जिसकी आप बात करें कहीं से फोन आ जाएगा और फिर इलेक्टेबल्स पीपल्स पार्टी छोड़ देंगे। ये सारे वही लोग हैं, जस्ट कॉल अवे। यस। तो ये सारे इलेक्टेबल्स छोड़ देंगे और पीपल्स पार्टी भी ढूंढ रही होगी कि हम कैसे अपनी नंबर ऑफ सिम कार्ड खेलेंगे फिर नहीं, वो अब उनका तो वक्त जा चुका है। ब्लैकमेलिंग के तो उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं, तुरुप के पत्ते हैं। तुरुप के पत्ते, उसमें सबसे पहला पत्ता उनका ये है कि जो उन्होंने घर बनाने की स्कीम रखी हुई है जी। हमने कहा कि 50,000 घर दिखा रहे हैं, तो 20 लाख घर की बात अभी तो वहाँ गिलगित बल्दिस्तान उनको दे दिया, अभी कश्मीर भी मिल जाएगा, तो वो तो और स्ट्रांग हो रहे हैं। तो वो मैं आपको बताऊं, इनकी गेम्स के पहले 20 लाख घर का बहाना लेके आए कि एक कमरा बना के दे रहे हैं, ये ओनली कमरा। अभी लेके आ रहे हैं कि जी हम उसको वाटर सप्लाई की बोरिंग करा के देंगे। सैलाब का भी तो कह रहे हैं वो। अगला इनका सियासत ये है कि उसमें हम बोर करने के बहाने से उनसे वोट ले लेंगे। अब बोर करने 20 लाख घरों पे लोग बोरिंग का ADB से, वर्ल्ड बैंक से उधार ले लेंगे। ये उतारना आपको है, मुझे उतारना है, ये पीपल्स पार्टी को नहीं उतारना, ये शहर में रहने वाले लोगों को उतारना है। जो कर्जा ले रहे हैं शहर के लोगों को उतारना है। 5% भी टैक्स कलेक्शन नहीं है कराची से बाहर से। जहाँ कराची एंड हो जाता है हैदराबाद, तो उससे आगे 5% भी कलेक्शन नहीं है। क्या 28वीं तरमीम के बदले बिलावल प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे? नहीं, बिलावल साहब क्यों प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? क्या ये तो एक मजाक हो जाएगा ना उनके पास सीटें हैं, ना उनकी मेजोरिटी है। अब ये अलग बात है कि रियासत को ब्लैकमेल करके बनना चाहिए। हाफिजुल्लाह खान नियाजी ने कहा था कि बिलावल किसी भी सूरत प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन, किस बेस पे कहा था? देखिए, इसलिए कहा था कि रियासत को जितना इन्होंने ब्लैकमेल करना था वो कर चुके हैं दोनों पार्टियां। रियासत को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ये हम लोगों की सोच है। वैसे रियासत होती है, रियासत बहुत स्ट्रांग है, रियासत को कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कभी कर सका। देखिए, इन्होंने ईंट से ईंट बजाने की बात करते थे, उसके बाद मुल्क छोड़ के जाना पड़ा था। ईंट से ईंट बजाने की भी इन्होंने बात की, इन्होंने हमारी नहरें रुकवाई जी, इन्होंने पानी के ऊपर सियासत खेली लॉयर्स को मिला के। अब ये जो मैंने आपको बताई ना 3-4 चीजें कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इस पे सियासत खेल रहे हैं, तो मुल्क की सालमियत से सियासत खेल रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे इन्होंने पूरा अपना नेटवर्क ही। अरे मुल्क से क्या है इंटरेस्ट उनको रोकने से इंटरेस्ट है। आप देखें, जिस तरह वजीर दाखिला ने कहा कि 100 अरब बाहर जा चुके हैं 2 सालों में जी, $100 बिलियन, $100 बिलियन। उन्होंने खुद कहा ना वजीर दाखिला ने। हाँ, वजीर दाखिला ने कहा, यस, वो उनकी अपनी स्टेटमेंट है। हाँ, तो अब मैं आपको कह रहा हूँ कुछ ना कुछ तो बेस होगा ना साहब। देखिए, हम यही सवाल कर रहे हैं ना, रोके ना इसको जी, हम उनसे ये कह रहे हैं इसको रोके, बहुत हो गया। आपने कराची की बर्बादी का जिक्र किया था, लैंड ग्रेबिंग, चाइना कटिंग, वाटर टैंकर माफिया, कब्रिस्तानों के केसेस और पता नहीं क्या के सीवरेज लाइंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आपके ख्याल में कराची की बर्बादी में सिंध की दोनों जमातों का बराबर किरदार नहीं है? देखिए, मैं तो चाहूँगा कि मैं तो आपसे छोटा हूँ, आपने अपनी छोटी उम्र में सारा चीज़ देखा, कोई शहर और सूबा ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो ये इसमें देखिए सच कहना चाहिए, सब 2007 तक नहीं था ऐसा। लेकिन सच कहना चाहिए जी कि इसमें दोनों जमातें शामिल थी।
अगर आज जिस हाल पे हम पहुंच गए, आज आप सोचें, आपको खुद भी अफसोस होता होगा ना कि मैं किस शहर में रह रहा हूँ। देखो वो तो मुस्तफा कमाल तो कहते हैं मैंने तो गुले गुलजार बना दिया था 2005 में आके, मुशर्रफ के दौर में तो वही कारकर्दगी सारी एमक्यूएम ने की थी। मतलब अगर आप देखें तो वैसे मुस्तफा कमाल भाई की जो काम है, आज भी लोग उसी से ट्रैफिक से बच के जा रहे हैं ना। आप अगर शारा पाकिस्तान देख लें, जी शारा पाकिस्तान क्या आपने गुरु मंदिर से शुरू होता है सोराब बोर्ड तक, वो मुस्तफा कमाल का कारनामा है। आप अगर साइड एरिया से हबीब बैंक से अंडरपास में जाते हैं और स्टेडियम पे निकलते हैं तो मुस्तफा कमाल का कारनामा है। तो आज मुस्तफा कमाल ही वहाँ पे पानी लेके गया है किमाड़ी के अंदर, लिहारी में मुस्तफा कमाल भाई पानी लेके गए। तो ये तो डिनाई नहीं कर सकते ना। देखिए मैंने आपसे क्या किया, उन्हें तो यहाँ रहना चाहिए था, उन्हें तो मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए था। वो तो मुल्क छोड़ के दुबई चले गए थे, देखिए वो जॉब करने लगे थे। देखिए वजह थी ना कि क्या करते हैं सर, जेलें तो काटनी पड़ती हैं सर। नहीं, जान देते थे उनकी तो, या तो जान दे देते, दो ऑप्शन थे, तो मुल्क छोड़ के जाते, जान दे देते जी। अब तो बात वहाँ गई थी ना, तो वो ये भी है, मैं मानता हूं। देखिए जेल की बात नहीं थी ना, अब जेल के अंदर भी लोगों को मार दिया जाता है। बिल्कुल, कितने मारे हैं? तो दो उनके पास ऑप्शन थे। मैं कहता हूँ, मैंने आपसे कहा ना कि भाई जमात एमक्यूएम ही है, हमारे आपस में भाइयों में नाचाकी हो सकती है, मगर हम एक हैं, हमारा एक ही घर है, वो एमक्यूएम पाकिस्तान है जी। और हम ही इंशाल्लाह ताला अपने सूबे की हिफाजत करेंगे, अपने शहर को इंशाल्लाह लोगों से निजात दिलाएंगे। बड़ी उम्मीद है आप लोगों से। हमारे कराची शहर, यही शहर मुल्क चलाता है और मुल्क को आगे लेके निकाल सकता है। अगर इस शहर को हम सब ऑन कर लें, हम सब, तो मैं समझता हूँ 2 साल भी ज़्यादा हैं, आप अपना कर्जा भी उतार सकते हैं और अपने मुल्क को भी आगे ले जा सकते हैं। इस शहर को अगर सब ऑन कर लें। जमात इस्लामी ऑन करने देगी, बाकी यहाँ के जमात इस्लामी तो पेड वर्कर हैं, वो पैसे लेते हैं और एहतजाज करते हैं जी। उनके हर एहतजाज के बाद चीज़ें ख़राब होती हैं। उनका एहतजाज पेड होता है, वो कंपनियों से पैसे लेते हैं जी और एहतजाज कर लेते हैं। उन्होंने रोड पे एहतजाज किया, बातें ज़्यादा होती हैं, और उसके बाद पूरे बाकी शहर में वो बैनर लगा लेते हैं। मुझे बताएं, जमात इस्लामी के बाद जो नो टाउन है, क्या किया जमात इस्लामी ने? वो तो बल्दियात का मेन पार्टनर है ना पीपल्स पार्टी के। बताएं क्या किया? रोड कटिंग के बाय कुदरती इनके पास 16 अरब रुपए टाउन चेयरमैनों के पास पड़े, जमात इस्लामी के। मेरे टाउन चेयरमैन के पास 3.25 अरब है रोड कटिंग के। जेना टाउन की हालत जाके देख लें, बहादुराबाद देख लें, इस्लामिया कॉलेज जाके देखें, हैदराबाद कॉलोनी। लेकिन आमिर भाई, एमक्यूएम ने तो बाइकआउट ही कर दिया, तो अब तो किस मुंह से आप उनको ब्लेम करेंगे? कम से कम आके लड़ते तो ना। आप लड़े बगैर आप लोग हार के बैठ गए। मैं आपको बता रहा हूँ इस निजाम में करते क्या आप सर। एमक्यूएम का मेयर कह रहा होता खड़े होकर कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। अच्छा, आज अगर एमक्यूएम का मेयर होता तो यूनिवर्सिटी रोड की वाली हालत होती? मैं समझता हूँ ये सूरत हाल नहीं होती। लेकिन आपको तो फंड ही नहीं दिए जाते, गैर इख्तियारी होते और मराद भी नहीं मिलती, तो आप वो एमक्यूएम का मेयर क्या करता जो उनका जियाला मेयर कुछ नहीं कर पाता? तो देखिए, अगर आप 2020 और 19 में चले जाएं, जब वसीम अख्तर मेयर थे तो इतनी सूरत हाल खराब नहीं थी शहर की। हाँ, आप 18 में चले, पैसे नहीं थे, सीवरेज लाइनों की भी बुरी हालत नहीं थी, पानी सेवरेज इतनी बुरी, रोड्स की इतनी हालत खराब नहीं थी। आपने गुलशन में देखा है? अभी गुलशन में गटर, इतने गटर के पानी है, रोड सारे टूटे हुए, बिल्डिंगें ऐसा लग रही है जैसे खंडर के अलावा गुलशन के अंदर आप गलियों में पैदल वॉक नहीं कर सकते। खवातीनों ने निकलना छोड़ दिया, अगर चलती है तो गिर जाती है। गुलशन के ऑलमोस्ट गुलशन 90% खुद चुका है। हाँ। इंटरनल रोड, उसके मेन रोड नहीं, इंटरनल गलियां और रोड्स की क्या सूरत है गुलशन की। हम गुलशन में रहे कोई 20-25 साल रहे, अब जाके खून के आंसू रोता है दिल वो देख के। वो है ही नहीं, वो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं, मुझे थाड़ो तो नहीं कहूँगा, जैसे पहले लड़काना हुआ करता था। तो खाली कराची की हालत नहीं है, लाड़काना भी ऐसा ही है, शिकारपुर भी ऐसा ही है। सादिया जावेद ने बताया आप जाके जो है हैदराबाद देखें, हमने इतना खूबसूरत कर दिया है, वो मेयर हमारा है वहाँ। और इतने जालिम लोग हैं कि मैंने असेंबली में सवाल उठाया कि शहीद बेनज़ीर के हवाई हल्के में इनको 20 साल बाद ख्याल आया कि हम हॉस्पिटल बनाए। शहीद बेनज़ीर का हवाई हल्का, लाड़काना में कुत्ता काट के मौत हो जाती है, रेबीज हो जाता है। लाड़काना के अंदर पहली दफा अस्पताल बनाने जा रहे हैं, 600 बेडेड। इनके पास पूरे सिंध में 1 हॉस्पिटल नहीं है। अगर लाड़काना में कोई जलेगा तो कराची आएगा। सही, इन्होंने यूनिवर्सिटी तो बनाई है और कराची के अंदर 66 बेड है। अच्छा, यूनिवर्सिटी के ऊपर भी एक प्रोग्राम रख लें। ये यूनिवर्सिटी क्या है कि आपने जाके मिट्टी के अंदर कैंपस बना दिया एनएडी का, क्यों बनाया है? ताकि वहाँ के लोगों को नौकरी मिले। अच्छा, क्या पूरी दुनिया के अंदर कोई मुझे बैठ जाए प्रोफेसर, मुझे कायल कर दे, मैं असेंबली की नशिस्त से रिजाइन कर दूंगा। पूरी दुनिया में डोर स्टेप के ऊपर तालीम नहीं होती, यूनिवर्सिटी को कैंपस नहीं होते, कैंपस के अंदर यूनिवर्सिटी थोड़ी होती है। हाँ। आपने जो उमरकोट में कैंपस बनाया है वो यूनिवर्सिटी नहीं है। हाँ। आपने सिर्फ जॉब देने के लिए पॉलिटिकल
एज हासिल करने के लिए वहाँ एक छोटा सा कैंपस बना दिया, क्या उसमें सारी फैसिलिटीज होंगी? क्या मुझे बताएं कि LSE के कैंपस हैं? क्या किंग्स लॉ कॉलेज लंदन में कैंपस हैं उसके? नहीं। क्या ऑक्सफोर्ड के कैंपस हैं? तो क्या डोर स्टेप पे, जब हायर एजुकेशन कभी भी डोर स्टेप पे नहीं होती, ये बात इनको कोई अगर समझ में आ जाती है, शहर के अंदर यूनिवर्सिटी को बढ़ाते हैं, आप NIT को इनहांस करते आप हैं। पंजाब में देखें, लाहौर में उन्होंने कैंपस भी बनाए, यूनिवर्सिटीज भी बनाई हैं, और पूरे पंजाब से बच्चे वहां पढ़ने के लिए आते हैं। NCA के पंजाब के लाहौर के अंदर 100 कैंपस है, लाहौर के अंदर NCA के, जी। उसने जाके कोई भावलपुर में NCA का कैंपस नहीं खोला। तो क्योंकि डोर स्टेप पे हायर एजुकेशन नहीं होती, अगर आपने तबाह करना है तो कर दें। NIT को बढ़ाते, उसके हॉस्टल को बढ़ाते, उसको इनहांस करते, उसका आप गुलशन मेवाड़ में एक बड़ा कैंपस बना देते, औरंगी टाउन में बना देते। कनाडा में है, वाटरलू के अंदर उन्होंने पूरी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी, वहां तो आबादी नहीं है, यूनिवर्सिटी की वजह से आबादी है, उल्टा हिसाब है। आपके जो तालीम के टाइम की जो यूनिवर्सिटी है वही है जी। कोई इन्होंने कैंपस नहीं बढ़ाए, कोई उनकी रिनोवेशन नहीं की। आज कराची यूनिवर्सिटी की क्या सूरत हाल है, आप अंदर से जाके देख लें, आपको रोना आ जाए। बहुत बुरा हाल है, बिल्कुल पता है मुझे। आज वहाँ जो टीचर हैं बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, NIT का देख, आप रोने लग गए। टूटे हुए दरवाजे हैं, टूटी हुई खिड़कियां हैं, तो आप सर्दियों में हवा अंदर आती है, और बाथरूम जाके अगर आप देख लें तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे होंगे, और हॉस्पिटल भी नहीं बनाए गए इतने ज्यादा जितने होने चाहिए थे। डिस्पेंसरियां वगैरह है ना, NICVD, ये वही NICVD जो फेडरल गवर्नमेंट के पास था। सिंध गवर्नमेंट ने NICVD की आज तक बिल्डिंग अपग्रेड नहीं की है। आप NICVD जाएं, जो एक बिल्डिंग सिंध गवर्नमेंट 2016 से बना रही है, वो आज तक कंप्लीट नहीं कर सकी। अच्छा, ये बताएं, MQM की कराची के अंदर सबसे बड़ी अपोजिशन जमात कौन सी है? हमारी कोई अपोजिशन जमात नहीं है, हमारी सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन जो है पीपल्स पार्टी से है। PTI और जमात इस्लामी नहीं है? जमात इस्लामी का तो कोई वोट बैंक नहीं। आप PTI को सफायती से नाम ही नहीं लेते, जो कि PTI ने क्लीन स्वीप किया था यहाँ इलेक्शन में 45 फॉर्म में। PTI ने फॉर्म 45 में PTI ने RTS से इलेक्शन जीता था जी। MQM की नशिस्त उनको दी गई थी, RTS बिठा दिया गया था, वो हमारा मैंडेट था जो उनको दिया गया था, जो MQM ने अपना मैंडेट वापस लिया है। नहीं तो मैं तो लास्ट इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, 2024 18 की बता रहा हूँ। तो 18 के अंदर उन्होंने हमारा RTS बिठा के इलेक्शन हमारा मैंडेट छीना था जी, जो आपने अपना छीना हुआ मैंडेट 24 में उनसे वापस लिया है। PTI कहीं एग्जिस्ट नहीं, मतलब जो तुम करोगे वो हम करेंगे। जो नारा था कि जहाँ यहाँ नाम नहीं चाहिए, यहाँ काम चाहिए, वो नहीं चाहिए, क्या कहते थे वो, हमें तो रहबर चाहिए। रहबर चाहिए मतलब आप रहबर चाहिए, मैं रहनुमा चाहिए हमें, मतलब वो जो भी है। तो ये तो वो आज भी वही वाला नारा है या नहीं है? आज बिल्कुल भी ऐसा कोई नारा नहीं है। MQM एक घर की तरह है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की है, और बहुत सारी चीज़ें आगे निकलती जा रही हैं। अब इस शहर और इस सूबे की आवाम बेवकूफ़ नहीं है, जितना पीपल्स पार्टी ने उनको बेवकूफ़ बनाना था बना चुके। अब सूबा सिंध से इनके खिलाफ लोग खड़े हो गए। आप देखेंगे कि 2 साल के अंदर इनके अपने लोग FIR कटवा रहे हैं। साहब, कश्मीर से जाके MQM सीटें जीता करती थी, इतना काम करती थी फलाही, जो पॉजिटिव चीज़ है। हर जमात में अगर आप उसकी पॉजिटिव चीज़ों का जिक्र करेंगे वो पॉजिटिव है, आप उसकी नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव पीपल्स पार्टी की भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें, पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, हमेशा से अच्छे लोग मौजूद रहे, बुर्दबार हैं, ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अदीब हैं। ताज हैदर हमारे यहाँ के हुआ करते थे, उनकी सुनी नहीं जाती, आपको पता है। वो बैकग्राउंड देखें, वो तो किसी भी पार्टी में नहीं सुनी जाती। आप जहाँ भी देंगे, और वो जहाँ उनका लिटरेसी का ताल्लुक आता है, या उसको कहते हैं जो अदीब होते हैं, मुफक्किर होते हैं, वो हमेशा पीछे ही रहते हैं, वो कभी लीडर सामने नहीं आते। जो भी मुफक्किर होते हैं, दानिश्वर जी ने कहा जाता है। तो पीपल्स पार्टी में हमेशा रहे, बहुत हिस्ट्री थी, बहुत रिच हिस्ट्री है। और वो ऐसी है कि जब पीपल्स पार्टी ने रंग बदला तो पार्टी छोड़ के चले गए वो। उसमें अमीर हैदर काज़मी का नाम है, और आपके मुस्तफ़ा खर थे, मुमताज़ भुट्टो थे, और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे नाम हैं। ये लोग जिन्होंने पीपल्स पार्टी बनाई थी, दे वर द फाउंडर्स। और उस जमाने में करप्शन नहीं होती थी साहब, पीपल्स पार्टी में भी करप्शन नहीं थी। और उस जमाने में ये लोग बड़े बड़े नाम थे, यहाँ भी थे। नाहिद बाजी होती थी यहाँ, फिर उनके हस्बैंड होते थे, सफदर अब्बासी थे, ये सारे रियल वर्कर थे। उसके बाद उन्होंने जब रंग बदलते देखा, चेहरे बदलते देखे, जेबें भरती देखी, तो उन्होंने कहा जी खुदा हाफिज। हाँ, तो आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। मुझे आपसे बात करके ये उम्मीद जागी कि कराची, हैदराबाद और अर्बन सिंध की जो क़यादत है
उनके पास बड़ी पॉजिटिविटी है, उन्हें पता है कि हमने सिर्फ नफ़रत की सियासत नहीं करनी, हमने यहाँ के लोगों के साथ मिलके आगे बढ़ना है। उनके पास मुस्बत इक़दामात की लिस्ट है, उनके दिमाग में है, और सारा कंस्ट्रक्टिव काम। तो ये जान के हमारा दिल बहुत बड़ा होगा। मैं भी चाहूँगा कि MQM जैसी आपकी सोच है, तमाम अक्रॉस द बोर्ड आपके जितने रहनुमा हैं उनकी भी यही सोच होगी। जाहिर है आप तो उनसे जूनियर हैं और आप उनका ही नज़रिया लेके आगे चल रहे हैं, और जो पहले होता रहा उस पर आप रिग्रेट भी कर रहे हैं और उससे नफ़रत भी कर रहे हैं। इससे अच्छा हमारे लिए और कोई नहीं हो सकता। तो हमारे साथ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़ी माज़रत चाहूँगा जो मैंने आपसे चुपते हुए सवालात किए, और आगे आवाम के लिए वो बहुत ज़रूरी है, हमारे अपने लिए वो चीज़ें क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी था। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर ऑन आवर पॉडकास्ट।